हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ऐसे पोएम के बारे में जो कि 12th के पोएम सेक्शन का बहुत ही अच्छा कविता है, लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। और कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सब कुछ जानेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, जो कि लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, जिनका फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे कि ये इनका फ़ोटो है। ठीक है, तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इन पोएट के बारे में कि ये इनका क्या जीवन परिचय रहा है, और उसके बाद इस कविता को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कविता के सबसे पहले इंट्रोडक्शन को, पोएट के इंट्रोडक्शन को। लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892, मतलब वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था, और ये इनका देहांत जो है 1892 ईस्वी में हो गया था। ही इज द पीपल्स पोएट, ऐसा कहा जाता है कि ये पीपल्स पोएट है। पीपल्स पोएट कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोगों के कवि हैं। जैसे कि आप जॉन डॉन के बारे में पढ़े हुइएगा कि जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते थे, ठीक उसी प्रकार से वाल्ट व्हिटमैन साहब जो है ये पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ऐसा कविता लिखा करते थे जिसमें लोगों के कल्याण के बारे में कुछ लिखा करते थे, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये पीपल्स पोएट है। आगे जो लिखा हुआ है कॉमा देकर के, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इस चीज़ को आप डायरेक्ट इज से नहीं पढ़िएगा, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ही इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि वो शायद अभी तक के सबसे विख्यात कवि में से एक थे, जो कि अमेरिका में अभी तक जितने भी कवि हुए हैं उनमें सबसे विख्यात कवि में से एक थे। ही बिगेन वर्किंग, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। बिगेन मतलब होता है शुरू किया, ही बिगेन मतलब इन्होंने शुरू किया, वर्किंग काम शुरू किया, एज ए कारपेंटर मतलब कारपेंटर के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, जब ये 12 साल के भी नहीं हुए थे उससे पहले ये काम करना स्टार्ट कर दिए थे। किस चीज़ का? तो कारपेंटर का। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, इन्होंने काम किया था किस चीज़ के तौर पे? तो प्रिंटर के तौर पे भी काम किया था। ही ऑल्सो वर्कड, इन्होंने और भी काम किया था एज ए प्रिंटर मतलब प्रिंटर के तौर पे। टीचर का भी काम किए थे, एंड एडिटर, और एडिटर का भी काम किए थे। एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, और जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था उस समय वॉलंटियर नर्स का भी ये काम किए थे। वॉलंटियर नर्स का मतलब समझिएगा, वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है ऐसा काम करने वाला व्यक्ति जो फ्री में काम करता हो, सेवा देता हो, उसी को वॉलंटियर नर्स कहा जाता है। तो जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो उस टाइम ये वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। आगे है व्हिटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ क्रास। व्हिटमैन्स पोएट्री, व्हिटमैन अपस्ट्रॉफी एस दिया हुआ है, मतलब व्हिटमैन का पोएट्री जितना भी कविता है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ क्रास, वो सभी के सभी कलेक्टेड है। कहाँ पे? तो एक किताब है जिसका नाम है लिप्स ऑफ क्रास, इसी किताब में सारा का सारा कविता डाल दिया गया है। मतलब कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर है वाल्ट व्हिटमैन साहब, अपने जीवन में जितने भी कविता लिखे हैं सभी कविताओं को ये एक ही किताब में इंक्लूड कर दिए हैं जिसका नाम है लिप्स ऑफ क्रास। आगे है इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक्स ऑफ राइम। यहाँ पे इज डायरेक्ट लिखा गया है जो कि आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ही इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, वो जाने जाते हैं। ही इज नोन मतलब वो जाने जाते हैं, फॉर इट्स फ्री रिदम, अपने फ्री रिदम के कारण, एंड लैक ऑफ राइम के कारण। मतलब कि जितना भी कविता लिखते हैं उसमें एक चीज़ ये जरूर इंक्लूड करते हैं, उसको गायब करते हैं अपने कविता में। इस चीज़ को ये करते हैं कि उनके कविता में रिदम फ्री होता है। अगर रिदम रहता भी है तो लैक ऑफ रिदम रहता है, मतलब ये कि इनके कविता में लय नहीं होता है, अगर लय होता है तो बहुत ही कम होता है। और उसी चीज़ को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि ही इज़ नोन, वो जाने जाते हैं, फॉर इट्स फ्री रिदम, अपने फ्री रिदम के कारण। अपने कविताओं में जितने भी कविता लिखते हैं उसमें रिदम फ्री होता है, रिदम रहित होता है, उसमें लय नहीं होता है। एंड लैक ऑफ राइम, और यदि होता भी है तो बहुत कम होता है। लय कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सेंटेंस का जो लास्ट वाला लाइन है वो जहाँ पे ख़त्म हुआ है, बात ख़त्म हुआ है, उसी प्रकार से फिर दूसरे सेंटेंस का उसका
आने वाला जो सेंटेंस है उसका भी लय उसी प्रकार से ख़त्म होगा। जैसे कि आप राइम पढ़े होइएगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई यस पापा, ओपन योर माउथ हा। तो इस चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप गौर करते हैं, ये जितना भी सेंटेंस खत्म हो रहा है सभी सेंटेंस के अंत में कुछ ऐसा बात आ रहा है जो कि ऊपर वाले सेंटेंस से मिल रहा है और पढ़ने में बड़ा बढ़िया लगता है। तो इसी को राइम कहा जाता है, रिदम कहा जाता है। तो वही कहा जा रहा है, ही इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, मतलब इनके कविता जितने भी होते थे वो फ्री रिदम वाले होते थे, रिदम उसमें नहीं होते थे। एंड लैक ऑफ राइम, या फिर रहते थे तो बहुत ही कम रहते थे। लैक मतलब कम होता है। व्हीटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंसेस इन 1855, मतलब व्हीटमैन साहब जो है फर्स्ट पब्लिश, पहली बार जो है कि अपने किताब को पब्लिश करते हैं, इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, अपने एक्सपेंस पे, अपने खर्च पे। कब? तो 1855 में। मतलब जितना भी ये कविता लिखते हैं उस सभी कविताओं को एक ही साथ ये पब्लिश कर देते हैं 1855 में, वो भी अपने खर्च पे। हाउएवर मतलब जबकि द फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स, इनका जो कविता का जो रूप था फ्री फॉर्म ऑफ पोएम वाला, मतलब उसमें रिदम नहीं होता था, राइम नहीं होता था। एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। इसके कारण, फ्री रिदम के कारण, फ्री राइम के कारण शुरुआत में इनके कविता को लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा कि ये कविता ठीक नहीं है, पढ़ने में नहीं बन रहा है, क्योंकि रिदम था ही नहीं, राइम था ही नहीं। इस कारण से लोगों ने इन्हें इनकार किया। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, इनका जो पोएम का कलेक्शन था जो कि लिप्स ऑफ ग्रास था, कोस्ट व्हीटमैन हिज जॉब, ये इस चीज़ के कारण जो है कि इनका जो कविता नहीं चल पाया था, इनका जो पोएम नहीं चल पाया था, इनको चुकाना पड़ा किस चीज़ से, तो अपने जॉब को गवा करके। मतलब ये इतना कर्ज में शायद चले गए होंगे कि इनको जो है कि अपना जॉब गंवाना पड़ा। तो ऐसा आप कह सकते हैं, इनका कविता नहीं चला और इस कारण से जो है कि ये हैरान परेशान होकर के डिप्रेशन में जा करके अपना जॉब भी छोड़ दिए। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सेन, ऐसा कहा गया कि इनका कविता जो है ऑब्सेन है। ऑब्सेन मतलब भद्दा है, बेकार है, पढ़ने में बनता ही नहीं है, क्योंकि राइम ही नहीं है, रिदम ही नहीं है। इन 1881 जब 1881 आया, देखिए 1855 में ये पब्लिश करने के लिए दिए थे अपने कविताओं को, पब्लिश हुआ भी लेकिन नहीं चला। अब 1855 से डायरेक्ट 1881 का बात हो रहा है। आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत सारे एडिशन के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, अंत में लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली जो है अंत में फाउंड अ पब्लिशर, एक पब्लिशर को प्राप्त किया, मतलब उनसे मिला। विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड, और उनको अनसेंसर्ड तरीके से जो है कि छापने का प्रस्ताव जारी किया गया कि लिप्स ऑफ ग्रास को अनसेंसर्ड तरीके से पब्लिश किया जाएगा मार्केट में। Translation of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. इस बात को फिर से सुनिएगा। Translation of this collection, ये किताब जब पब्लिश हुआ तो उसके बाद इस कलेक्शन का ट्रांसलेशन वर enthusiastically received in Europe, पूरे यूरोप में बिका। देखिए, जो किताब 1855 में पब्लिश हुआ था, उस किताब को जो है कि इस बात को कह करके जो है कि नकार दिया गया था कि किताब बेकार है, ऑब्सेन है, भद्दा, इसमें राइम नहीं है, इसमें रिदम नहीं है। उसी किताब को जब 1881 में फिर से पब्लिश किया गया तो उस किताब को तो बेचा ही गया, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी बहुत बिका। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर एंथुसिस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, पूरे यूरोप में, यूरोप मतलब समझिए कि यूरोप में बहुत सारे देश आ जाते हैं, उन सभी पूरे यूरोप में जो है कि इस किताब को, इस कविताओं को जो है कि बहुत ही उत्साहपूर्वक जो है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसे पढ़ा, उसे समझा। बट व्हीटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन बट मतलब लेकिन व्हीटमैन खाली रह गए, रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में ये खाली रह गए। अमेरिका में इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, अमेरिका में इनको कोई तारीफ नहीं मिला, और अमेरिका में कोई इनकी किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अमेरिका से ही थे, अपने किताब को अमेरिका में पब्लिश किया, 1855 में नहीं चला। जब 1881 में जब ये दोबारा पब्लिश किए तो पूरे यूरोप में चला, बट एक ऐसा देश था जहाँ पे ये नहीं चल पाए, ये अपने ही देश में नहीं चल पाए, जो कि अमेरिका था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, चला, किताब चला, लेकिन कब चला? इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब ये मर गए उसके बाद चला। होता है जब समय बीत जाता है तो लोगों को पता चलता है कि किसी आदमी के न होने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और यही चीज़ जो है कि अमेरिका को बाद में पता चला।
इनके मरने के बाद पता चला कि हमारे देश में एक बड़े महान जो है कि लेखक हुआ करते थे, और उसके बाद जैसे कि अमेरिका ने इस चीज़ को स्वीकारा और इन्हें पढ़ने का प्रयास किया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, मतलब अमेरिका को पता चला कि एक महान कवि थे, लेकिन कब? तो इनके मरने के बाद। दैट ही कुड गेन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, और इनके मरने के बाद जैसे कि ये अमेरिका में एप्रिसिएशन प्राप्त कर पाए, मतलब तारीफ प्राप्त कर पाए। मरने के बाद इनको जो है कि एप्रिसिएशन मिला अमेरिका में फॉर इज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास। इनके जीवन का यदि इम्पोर्टेंट वर्क का बात किया जाए तो इसमें इंक्लूड है, शामिल है, क्या क्या इंक्लूड है जी? तो लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में आया था, एंड ड्रम टैप्स जो कि 1866 में आया था। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके जो राइटर है वाल्ट व्हिटमैन साहब, इनके बारे में हम लोग एक एक चीज़ जान गए हैं। अब हम लोग इस कविता को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कविता की ओर। तो देरी न करते हुए डायरेक्ट हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम का जो हेडलाइन है वो कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब पोएट जो है खुद में कुछ गाना गा रहे हैं और उसी को ये हेडलाइन बना दिए हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब ऐसा गीत जो मैं खुद और स्वयं में गाता हूँ। ऐसा गीत के बारे में कुछ बात किए हैं कि मैं खुद में क्या करता हूँ, मैं खुद में कैसे गाना गाता हूँ और ख़ुद को मैं कैसे कैसे मतलब खुश रखता हूँ। तो इन सब चीज़ों को जो है कि ये कविता के माध्यम से लिखने का और अपना प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला लाइन कह रहा है आई सेलिब्रेट, मतलब मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मतलब मैं उत्सव मनाता हूँ, खुश रहता हूँ, अपने आप में मगन रहता हूँ और अपने आप में उत्सव मनाते रहता हूँ। माई सेल्फ, खुद में, मतलब मैं खुद में उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद में गाते रहता हूँ। फिर से सुनिएगा, कह रहा आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूँ, माई सेल्फ, खुद में, एंड सिंग, और गाता हूँ, माई सेल्फ, खुद में, एंड वाट आई एज्यूम, और जिसे मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे तुम भी मानो। मतलब पोएट कह रहे हैं कि मैं खुद में गाता हूँ, मैं खुद में गुनगुनाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ उसे तुम भी मानो। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में उत्सव मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद में गाता हूँ, एंड वाट आई एज्यूम, और जिसे मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, उसे तुम भी मानो। क्योंकि फॉर एवरी एटम, फॉर एवरी एटम मतलब क्योंकि प्रत्येक कण, बिलोंगिंग टू मी, जो मेरे अंदर बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण तुम्हारे अंदर भी बिलोंग करता है, निवास करता है। इस प्रकार से ये आगे कहते हैं आई लूफ, लूफ मतलब होता है भटकना, आई लूफ मतलब मैं भटकता हूँ, एंड इनवाइट, और आमंत्रित करता हूँ, माई सोल, अपने आत्मा को। कहने का मतलब ये खुद में गाना गाते हैं, खुद में गुनगुनाते हैं, खुद में उत्सव मनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनका शरीर ही ये काम कर रहा होता है, जबकि ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरा आत्मा भी होता है, क्योंकि मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लूप मतलब मैं भटकता हूँ, एंड इनवाइट, और आमंत्रित करता हूँ, मैं सोल, अपने आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। ऐसा नहीं कि शरीर को जो है कि टहला रहे हैं और आत्मा जो है कहीं और जो है कि विचार कर रहा है, तो ऐसे में आप ऐसा करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहे हैं आई लीन, मतलब मैं लेट जाता हूँ, एंड लूफ, और फिर भटकता हूँ, एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्फीयर ऑफ समर ग्रास, एट माई ईज, और मैं ईज कर लेता हूँ, आसानी से ऑब्जर्व कर लेता हूँ, स्फीयर ऑफ समर ग्रास, घास के, स्फीयर ऑफ समर ग्रास मतलब होता है घास का नुकीला भाग, मतलब मैं भटकते हुए बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लेता हूँ घास के नुकीले भाग को भी। मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि मैं सीधे नहीं भटकता हूँ, मेरे साथ मेरा आत्मा भी होता है, और इसी कारण हमारे साथ छोटा सा भी हमारे शरीर के साथ कोई चीज़ स्पर्श होता है तो मैं उस चीज़ को आभास कर लेता हूँ। और इवन घास का जो नुकीला भाग होता है वो भी अगर हमारे शरीर से टच होता है, हमारे तलबे से टच होता है, तो मैं उस चीज़ को आभास कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर मेरे साथ नहीं होता है, मेरा आत्मा भी मेरे साथ होता है। माई टंग, मेरा जीव, एवरी एटम, मेरा एक एक कण, ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कण, फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना है, दिस एयर, इस हवा से बना है, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता का जन्म यही हुआ है, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मेरे माता पिता का जन्म भी यही हुआ है,
एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके साथ भी यही हुआ है, मतलब मेरे माता पिता का जन्म यही हुआ है, उनके माता पिता का जन्म भी वही हुआ है, और उनके माता पिता का जन्म भी यही हुआ है। आगे कह रहे हैं आई, मतलब मैं, नाउ, अभी 37 ईयर्स ओल्ड, 37 वर्ष का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और हमारा स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और उम्मीद है कि ये डेथ तक सीज नहीं होने वाला, डेथ तक सीज होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट कह रहे हैं कि हमारा डेथ हो जाएगा लेकिन स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, मतलब नेचुरल डेथ होने वाला है, हमारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, मैं प्रकृति के नियमों को फॉलो करता हूँ, मैं मानव के द्वारा बनाया गया जो चीज़ है जिससे खुशियाँ आती है उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को फॉलो करता हूँ जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्रीड्स मतलब होता है धर्म, स्कूल्स मतलब होता है विचार, एबियंस मतलब होता है दूर होना या अनुपस्थित होना, मतलब धर्म और विचार जो है अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, लोगों से दूर होते जा रहे हैं। रिटायरिंग बैक अ वाइज सफिस्ट, जबकि हम पीछे देखते हैं तो एट वाट दे आर, तो हम पाते हैं कि बट नेवर फॉरगेटन, कि हमारे पूर्वज अपने धर्म और विचार कभी नहीं खोते थे। आई हार्बर, मुझे विश्वास है, फॉर गुड और बैड, अच्छाई में भी और बुराई में भी। आई परमिट, मैं इजाज़त देता हूँ, टू स्पीक, कि मैं बोलूँगा, एट एवरी हजार्ड, प्रत्येक परिस्थिति में, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, अपने वास्तविक सिद्धांत को खोए बिना। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन हम करा दिए हैं आपको। इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा मिला होगा, और आप चाहते हैं कि लंबा समय तक ये चीज़ हमें याद रहे, तो इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके देखिएगा, और जब तक कि आपको न लगे कि हमारा पूरा क्लियर हो जाए तब तक आप देखते रहिएगा। और मैं तो कहता हूं कि 2 वीडियो सफिशिएंट है, अगर आप 2 टाइम भी आप देख लेते हैं, 2 बार भी देख लेते हैं, 3 बार भी देख लेते हैं, तो उसके बाद आपका इस प्रकार से क्लियर होगा कि कहीं दूसरे जगह या फिर दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत न पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।